नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ अंशिता। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों के साथ। द कश्मीर फाइल्स के डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस राजधानी भोपाल के माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय में चित्र भारती फिल्म फेस्टिवल में पहुंचे हैं। डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री फिल्म डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री ने केजरीवाल के बयान पर कहा, कई लोग ये भी चाहते हैं कि भगवान धरती पर आ जाए। केजरीवाल को विवेक अग्निहोत्री ने मूर्ख बताया। फिल्म के प्रमोशन को लेकर विवेक अग्निहोत्री ने गांधी नेहरू पर साधा निशाना, कहा इसके पहले भी फिल्म को प्रमोट किया गया है। इंदिरा गांधी और नेहरू के समय में फिल्म देखने के लिए आदेश तक जारी किए गए। मोदी जी ने कहा कि कश्मीर फाइल्स के लिए वह सही कहा। भोपाल के लोगों के होमोसेक्सुअल होने को लेकर कहा, कश्मीर का सच सब तक पहुंचे, इसलिए वीडियो को तोड़ मरोड़ के इस तरह प्रसारित किया जा रहा है। बॉलीवुड ने हमेशा झूठ क्रिएट किया है। विवेक अग्निहोत्री ने कई फिल्मों को जिक्र करते हुए कहा कि सब कुछ झूठ की बताया जा रहा है। उन्होंने बरेली की बर्फी और कई अन्य फिल्मों का भी जिक्र किया। देखते हैं संभावना कि अब बॉलीवुड से बाहर भी एक नया फिल्म का संसार डेवलप होगा जो इस तरीके की विषय प्रधान फिल्में बनाएगा। नंबर 1। नंबर 2, कल मुख्यमंत्री ने यहाँ कहा कि अगर भारतीय मूल्यों पर आधारित फिल्में बनाई जाएंगी तो हम उसकी मदद करेंगे। आप इसमें कौन सी संभावनाएं देखते हैं? देखिए, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा, मुझे बहुत अच्छा लगा बहुत कि आपने इतना गंभीर सवाल पूछा और ये एक रचना यानी कंस्ट्रक्टिव सवाल है। देखिए, इसको समझना ऐसे पड़ेगा कि ये जो जिसको आप बॉलीवुड कहते हैं, ये कोई जगह नहीं है, कोई फैक्ट्री या ऑफिस नहीं है कि आप सुबह 9 बजे जाए। ये एक माइंड सेट है, ये एक विचार है, आप एक काम करने की शैली है। और इस माइंड सेट को पूरी तरह से उन एलिट्स ने टेक ओवर कर लिया था जो भारत से बिल्कुल कटे फटे। मतलब थर्ड जनरेशन फिल्म, राज कपूर जी के तीसरे जनरेशन के बच्चे, यश चोपड़ा जी के दूसरे जनरेशन के बच्चे, ऐसे जो बंबई में ही बड़े हुए और उन्हें बाकी दुनिया देखी नहीं, स्विट्जरलैंड लंदन वगैरह में पढ़ाई करके आए थे। ये पूरी की पूरी जो फिल्म की कहानियां, ऐसा नहीं कि बॉलीवुड हमेशा से खराब था। मैं आपको सच तक, आप अमिताभ ज्यादा पीछे नहीं जाते राज कपूर और बिमल रॉय वगैरह पे। इवन अमिताभ बच्चन की जो फिल्में हैं वो समाज से लड़ाई लड़ रहा है। वो हीरो, वो जमींदार से लड़ रहा है, वो करप्ट ऑफिसर पुलिस वाले से लड़ रहा है, वो शोषण से लड़ रहा है, मिल ओनर से लड़ रहा है, वो गरीबों के लिए लड़ रहा है। तो वो एक विचारधारा जो समाज से जुड़ी तो थी, रोटी कपड़ा मकान भारत की समस्या से जुड़ी थी। लेकिन हुआ क्या, ये जब थर्ड जनरेशन ने टेक ओवर किया, इनका भारत के बारे में कुछ जानते नहीं थे, तो इन्होंने बोला इसके बारे में फिल्म कैसे बनाए। तो जो जानते थे उसके बारे में बनाने लगे। चूंकि ये खुद एनआरआई जैसे ही थे, बाहर ही रहे पड़े, तो इन्हें एनआरआई पे फिल्म बनानी शुरू कर दी। ये पूरा जो लिबरलाइजेशन के बाद का जो पीरियड है 20-25 साल का, इसमें आप देखिए सारी फिल्में एनआरआईज के ऊपर बनी है या एनआरआईज द्वारा बनाई गई हैं या एनआरआईज के लिए बनाई गई। यही कारण है कि जब वो मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूं, प्लीज मेरे को गलत अर्थ में ना ले लें। कल को 5 साल बाद कहेंगे आपने वो देखिए ये बोला था, वो कब की बात कहां वीडियो में उल्टी सीधी होती है, इसलिए मैं ईश्वर को साक्षी मान के सकता। अब जैसे बरेली की बर्फी, बहुत अच्छी फिल्म है, मुझे भी बहुत अच्छी लगी, लेकिन वो बरेली नहीं है। बरेली में वैसी बर्फियां नहीं बिकती हैं। बरेली की बर्फी के ऊपर मक्खियां घूमती रहती हैं। अब आपने ऐसी बर्फी दिखा दी जो कि एक अमेरिका के हो उसमें रिटेल शॉप में मिलती है, प्रॉपर एयर कंडीशन में ढकी हुई, खूबसूरत, एकदम अच्छी सी आपने वो कर दी। तो मतलब ये है कि जो बॉलीवुड है, इसने जो यूथ क्रिएट, आज यहां जो बच्चे बैठे थे, मैं इंडिया में जगह जगह भाषण देने जाता हूं, ऐसा ही होता है यूथ सब जगह। आप यूपी जाए तो थोड़ा डिफरेंट होगा, तमिल, पर उनके एस्पिरेशन, उनकी समस्याएं, उनका बिहेवियर एक ही होता है। लेकिन हिंदी जो बॉलीवुड की फिल्मों में यूथ कैसा दिखाते हैं, ना तो उसको देश से मतलब है, ना समाज से मतलब है, ना परिवार से मतलब है, उसे किसी चीज से मतलब ही नहीं है। उसकी एक अलग स्टूडेंट ऑफ द ईयर है, पता नहीं उसकी एक अलग समस्या, बास्केटबॉल खेलता है। मैंने तो इतने साल में बड़ा हुआ हूं, जब मैं युवा था मैंने किसी को बास्केटबॉल खेलते नहीं देखा इंडिया में, गुल्ली डंडा खेलते हुए देखा है। तो ये विदेश के रग्बी बास्केटबॉल ला के और ये कहना ये भारत का स्टूडेंट है, ये जो बॉलीवुड ने झूठ क्रिएट किया है पूरा हमारे सामने, झूठी देशभक्ति। अच्छा, कश्मीर चल गई, अच्छा देश लगता है कि इस तरह की फिल्में चल रही हैं। अब झूठ मूठ के अगले देखिएगा, अगले 2-3 साल तक झूठ में लगेगा शायद ये हिंदू लोग देख रहे हैं, तो हिंदुओं को ऊपर उठाने के लिए झूठ मूठ का हिंदुइज्म क्रिएट करेंगे। एब्सोल्युटली गलत होगा, झूठ होगा।
इसलिए मैं 4 साल फिल्म बनाता हूं, उनमें से 3 साल रिसर्च करता हूं और जो उसकी आत्मा है समस्या की उसको पकड़ के फिर उस पर फिल्म बनाता हूं। इसलिए मैं इन लोगों से अलग हूं। देश में पिछले 2 वर्षों से कोरोना के कारण लोग मानसिक रूप से परेशान थे। लोगों के मन में हताशा, निराशा जैसे भाव उत्पन्न होने लगे थे। कोरोना महामारी के बीच परिवार की चिंता में पूरा देश था, जिसका खास असर महिलाओं पर दिखा। महिलाएं संवेदनशील होती हैं। इसी के चलते कृतिराज ग्रुप के द्वारा इंडियन सुपर मॉम एक रियलिटी शो लॉन्च कर रहा है, जो कि OTT प्लेटफॉर्म पर प्रदर्शित किया जाएगा। प्रोग्राम के 14 एपिसोड के जरिए दिखाया जाएगा, जिसमें गृहिणियों को टास्क दिया जाएगा जो उन्हें पूरा करना है। वर्तमान में सुपर मॉम के ऑडिशन देश के अलग अलग राज्यों में किए जा रहे हैं, जो कि ऑनलाइन एवं ऑफलाइन है। इंडियन सुपर मॉम शो के निर्देशक राज नायक, जो कि पिछले 10 वर्षों से बॉलीवुड इंडस्ट्री में सक्रिय हैं, राज नायक ने बालाजी टेलीफिल्म्स से अपनी करियर की शुरुआत की थी। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू भोपाल फॉर कॉलिंग अस। हमें बुलाने के लिए भोपाल बहुत बहुत शुक्रिया, और आप सबका तहे दिल से शुक्रिया जो आप लोग यहाँ आए और सुपर मॉम के लिए आप जो जानना चाहेंगे और जो लोगों को पता लगेगी, उससे भी हमारे पास काफ़ी मॉम्स आएंगी जो अब तक नहीं आई हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं है अभी सुपर मॉम है क्या। प्लस कुछ लेडीज़ को थोड़ी सी प्रॉब्लम भी होती कि पता नहीं ये प्लेटफॉर्म कैसा होगा, वहाँ जाने के बाद हमें कैसा अब ट्रीट करेंगे लोग, क्योंकि मेंटेलिटी भी लोगों की बहुत ख़राब हो चुकी है। यहाँ पे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है, बहुत सारी चीज़ें ओपन कर दी है मीडिया ने, बट उसको सही तरीके से नहीं दिखाया जाता है। सुपर मॉम वैसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम लेडीज़ को रेस्पेक्टफुली बुलाते हैं, वहाँ पे उनको परफॉर्म करवाते हैं, वहाँ हम दिखाते हैं कि कैसे एक औरत अपने बच्चे से लेके, घर से लेकर के, पूरी परिवार से लेकर के अपने आप को आगे लोगों के पास कैसे लाती है, हम वहाँ पे वो दिखाएंगे। मैं नारी बाई सृष्टि दुबई से, मैं फाउंडर हूँ नारी बाई सृष्टि की और इंडियन इंटरनेशनल ब्यूटी पेजेंट की। मैंने राज जी के सपोर्ट में इसलिए मैं यहाँ पे आई हूँ क्योंकि ये मॉम को दिखाना चाहती हूँ और मैं नारी को दिखाना चाहती हूँ, दोनों ही इक्वल हैं। तो मैं चाहती हूँ कि इनके थ्रू मैं अपनी नारी को ऊपर लेके जाऊँ और अपनी थ्रू इनके मॉम्स को आगे लेकर के जाऊँ। तो हमारा पूरा कॉन्सेप्ट सिमिलर है। मैं चाहती हूँ हमारी इंडिया की मॉम्स, इंडिया की लेडीज़ इंडिया में तो परचम लहराएं, विदेशों में भी लहराएं। हम दुबई में रहते हैं, विदेश में रहते हैं, हम चाहते हैं हमारी इंडियन सुपर मॉम वहाँ पे जाकर के परचम लहराए और लोगों के लिए एक मार्क छोड़ के आए कि हम इंडियन मॉम कुछ भी कर सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, अपना झंडा लहरा सकते हैं। और ऑफ कोर्स हम कायदे कानून को मद्देनजर रखते हुए सारा काम करेंगे। वल्गैरिटी बिल्कुल भी नहीं होगी हमारे शो में, ये हमारा प्रॉमिस है। मेरा नाम सृष्टि तिवारी, मैं दुबई से। इसमें जो किरदार रहेंगे, मेरा नाम शिखा अग्रवाल है। क्या है ये सुपर मॉम मैं आपको पहले अपने बारे में एक इंट्रोडक्शन देती हूँ। थैंक यू भोपाल फॉर सच अ वार्म वेलकम। आई एम फ्रॉम दुबई। माई सेल्फ आई एम अ मॉडल, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, सून टू बी अ डाइटिशियन। मैं मेनली फैशन शोज़ और इवेंट्स करती हूँ दुबई में, और आई एम एसोसिएटेड विद नारी बाई सृष्टि एंड इंडियन वुमेन इन दुबई में। ये नारी बाई सृष्टि हैं और ये एक प्लेटफॉर्म है और एक सुपर मॉम प्लेटफॉर्म है। ये जो दोनों प्लेटफॉर्म हैं ये शोकेस करते हैं कि जब एक औरत दूसरी औरत को सपोर्ट करती है, सो इनक्रेडिबल थिंग्स हैपन व्हेन वुमेन सपोर्ट ईच अदर। तो ये जो है ये एक वुमेन को सपोर्ट कर रहा है ये प्लेटफॉर्म। दोनों ही प्लेटफॉर्म आपस में मिलकर एक वुमेन को सपोर्ट कर रहे हैं। तो सुपर मॉम एक मॉम के ऊपर है, जो एक मॉम को हम शोकेस करेंगे उनके अंदर कितने तरह के टैलेंट होते हैं और वो शोकेस होके बाहर आएंगे। जब ये आएगा OTT पे तब आप देखेंगे कि किस किस फॉर्म में हम लोगों ने उसको शोकेस किया है। कितने एपिसोड आए एपिसोड? और सर शो का जो कंटेंट है काफ़ी टाइम से भी इस पर हम लोग वर्क कर रहे हैं। ये एक ऐसा OTT के ऊपर एक ऐसा आने वाला शो है जो अभी तक आया नहीं, क्योंकि आप लोगों ने OTT को एक बोल्ड ही वो रखा है कि OTT पे सब बोल्ड ही कंटेंट आते हैं, कुछ ऐसा आता नहीं है। बट हम फर्स्ट टाइम इसी की कोशिश कर रहे हैं ताकि OTT पे कुछ कल्चर्स हो, कुछ मॉम्स को लेकर, कुछ मॉम्स के टैलेंट्स को लेकर हम कुछ लोगों को दिखाएं। तो OTT प्लेटफॉर्म की थोड़ी सी दिशा चेंज करने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। आई होप इस शो से काफ़ी लोगों की सोच भी बदलेगी OTT के लिए। थैंक यू। आइडिया कहाँ से आया? सर आइडिया तो दिमाग से आता है। ये सीरियल सुपर मॉम सुपर मॉम सर
एक्चुअली में वर्ल्ड के अंदर आप कहीं भी जाओ ना, तो जो इंडियन जो मॉम होती है, मेरी मॉम आपकी मॉम है, अपने लिए जो करती है ना, मेरे ख्याल से किसी और वर्ल्ड में ऐसा नहीं होता है कि एक बच्ची से बेटी बनती है, बेटी से बहू बनती है, बहू से सास बनती है, सास से दादी बनती है। उनका जो स्ट्रगल है वो शो के अंदर मैं दिखा रहा हूँ, उनका स्ट्रगल ही नहीं दिखा रहा। वो क्यों इतना एक्टिव है? क्योंकि अपना हिंदुस्तान का जो कल्चर है माइंड ब्लोइंग। आई सैल्यूट। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने बताया कि शहरी क्षेत्रों के असंगठित श्रमिकों को प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का लाभ दिया जाएगा। योजना में पंजीयन का कार्य शुरू किया गया है। सिंह ने बताया कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के सभी पात्र श्रमिकों का पंजीयन अभियान चलाकर किए जाएं। इस योजना में असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को वृद्ध अवस्था में पेंशन एवं सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिल सकेगा। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का लाभ स्ट्रीट वेंडर, मिड डे मील वर्कर, बोझा ढोने वाले, ईंट भट्टा मजदूर, मोची कूड़ा बनाने वाले, घरेलू कामगार, धोबी रिक्शा चालक, भूमिहीन मजदूर, कृषि श्रमिक, निर्माण श्रमिक, बीड़ी श्रमिक, चमड़ा श्रमिक, दृश्य श्रव्य बाधित श्रमिक, दैनिक वेतन भोगी, सफाई कर्मचारी, आउटसोर्स संस्था द्वारा नियोजित कर्मचारी, सफाई कर्मचारी या इसी तरह के अन्य व्यवसाय में काम करने वाले श्रमिकों को दिया जा सकता है। देखिए, 2 दिन की बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक हो रही है और 2 दिन बैठकर हम लोग सारे लोग जो विषय तय हुए हैं उन विषयों पर चिंतन करेंगे। लगातार 2 दिन तक बैठक चलेगी और इसमें जो हमारी सरकार की योजनाएं हैं उन योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर और क्या जन कल्याण की योजनाएं हो सकती हैं इसको लेकर इन सभी विषयों पर 2 दिन का चिंतन होगा और पूरी तरह से सभी लोग एक साथ बस में जा रहे हैं। वहाँ पर और कोई किसी तरह का अन्य कार्यक्रम नहीं है, सिर्फ चिंतन ही वहाँ पर करना है। और जब सब लोग एक साथ बैठते हैं तो सब विषयों पर लोगों के सुझाव आते हैं और उसमें से कई चीज़ें ऐसी निकल कर आती हैं जो प्रदेश के जन कल्याण के लिए, प्रदेश की जनता के कल्याण के लिए वो उन योजनाओं का लाभ मिलता है। तो सभी योजनाओं का पूरा कार्यक्रम बना हुआ है, समय तय है और कल सुबह बैठक प्रारंभ होगी, 10 बजे से बैठक प्रारंभ होगी और वहीं पर लंच है और उसके बाद लगातार रात के 9-10 बजे तक बैठक चलेगी और फिर दूसरे दिन भी इसी तरह सुबह 9:30 बजे से बैठक प्रारंभ होगी और फिर रात्रि तक बैठक चलेगी लगातार। तो जो एजेंडा तय हुआ है उस एजेंडा और इसके अलावा भी अन्य जो भी सुझाव होंगे, अन्य जो भी विषय होंगे उन सब पर खुली चर्चा होगी और इस मंथन से अमृत निकलेगा, ऐसा मैं मान के चलता हूँ। और राजनीति के क्षेत्र में हम लोग काम करते हैं तो लगातार व्यस्तता रहती है कि कई बार कई विषयों पर सोचने का समय नहीं मिलता, पर वहाँ पर चूँकि पूरे समय हम लोगों को सिर्फ योजनाओं पर ही चर्चा करना है, विकास पर ही चर्चा करना है, तो पर्याप्त समय मिलेगा और चिंतन ठीक ढंग से होगा तो उससे कई चीज़ें नई निकल कर प्रदेश के जन कल्याण के लिए आएंगी। नहीं, इसकी चुनाव की तैयारी से हम लोग इसको जोड़कर नहीं देख सकते हैं। हम लोग तो सरकार के नाते जो काम हम लोगों को करना चाहिए, जनता के कल्याण के लिए जो काम हम लोगों को करना चाहिए और जनता का कल्याण होगा तो चुनाव में अपने आप उसका जनता हम लोगों को प्रतिफल देगी, जनता समर्थन करेगी। और इसलिए हम लोग जो चिंतन कर रहे हैं वो विकास को लेकर चिंतन कर रहे हैं कि प्रदेश में इतने वर्षों में हम लोगों ने जो विकास किया है, इन 2 वर्षों में जो विकास किया है, इन सारी योजनाओं में कहीं पर और कुछ सुधार करने की आवश्यकता है और कुछ जोड़ने की आवश्यकता है या और कोई नई योजनाएं हम लोग प्रारंभ कर सकते हैं। इस सब पे
चूँकि पूरी एकाग्रता रहेगी और इसलिए हम लोग पचमढ़ी से भी हटकर एकांत में बैठ रहे हैं, टेंट लगाकर, और उसमें पूरा एकांत रहेगा, ना कोई अन्य कोई नहीं रहेगा, पूरे समय चिंतन होगा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा ने साधा अरविंद केजरीवाल पर निशाना, उन्होंने वो दर्द नहीं देखा जो हमने देखा है। उन माताओं बहनों का दर्द कश्मीर में जो 1990 के दशक में झेला गया था। ये वो लोग हैं जिनका भारत से प्रेम नहीं है, भारत की संस्कृति से प्रेम नहीं है, भारत के लोगों से प्रेम नहीं है, गलती के कारण से इन स्थानों पर बैठे हैं। अगर इनको दर्द होता है तो भी कश्मीरी पंडितों की इस पीड़ा की इस प्रकार से अवहेलना नहीं करते। अरुण सिंह जी 2 दिन के प्रवास पर अभी मध्य प्रदेश के अंदर हैं, तो अलग अलग प्रकार की बैठकें अपने काम की समीक्षा की दृष्टि से जो रूटीन एक प्रोसेस है उसके तहत आज अरुण सिंह जी का दौरा है, उसी के निमित्त मैं भी आज प्रवास पर आया। इस मंथन का चिंतन आखिर क्या है, विषय क्या है? नहीं, वैसे ये रूटीन होता है संगठन का। पूरे जितने भी हमारे जो राष्ट्रीय महासचिव हैं, हर राज्यों में उनके दौरे होते हैं। ये एक रूटीन प्रोसेस है ऑर्गेनाइजेशन का, अपने संगठन के काम की दृष्टि से। यानी वो बूथ की बैठक भी लेंगे जी, वो मंडल की बैठक भी लेंगे, वो जिले की बैठक भी लेंगे, वो मोर्चों की बैठक भी लेंगे। यानी अपने काम के बारे में एक रूटीन हमारी समीक्षा का हमारे केंद्रीय महामंत्री प्रवास होता है, उसके निमित्त आज उनका प्रवास। उन्होंने दर्द नहीं देखा है, ये दर्द हमने देखा है। उन माताओं बहनों का दर्द कश्मीर के अंदर जो 1990 के दशक में झेला है। अगर केजरीवाल ये वो लोग हैं जिनको भारत से प्रेम नहीं है, भारत की संस्कृति से प्रेम नहीं है, भारत के लोगों से प्रेम नहीं है, गलती के कारण से आज इन स्थानों पर बैठे हैं। अगर इनको दर्द होता तो कभी ये कश्मीरी पंडितों की इस पीड़ा को कभी इस प्रकार से अवहेलना नहीं करते जिस प्रकार से उन्होंने करने का प्रयास किया। विवेक अग्निहोत्री आए। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने मध्य प्रदेश सरकार पर आरोप लगाया है कि पचमढ़ी में सरकार द्वारा चिंतन शिविर के नाम पर लाखों करोड़ों रुपए जनता का बर्बाद कर रहे हैं, जबकि मध्य प्रदेश के ऊपर 3 लाख करोड़ से ज़्यादा का कर्ज है। इसके बावजूद भी सरकारी खजाना लुटाया जा रहा है, क्योंकि सरकार को इवेंट पसंद है, सरकारी खजाने से आयोजित करवाना पसंद है, इसलिए इस प्रकार के आयोजन किए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के ऊपर 3 लाख करोड़ से अधिक का कर्ज है, प्रति व्यक्ति 51,000 का कर्ज है। भोपाल के अंदर करोड़ों की लागत से वल्लभ भवन और कई शासकीय भवन है, लेकिन चूंकि शिवराज सरकार को इवेंट पसंद है, शिवराज सरकार को आयोजन पसंद है, सरकारी खजाने से इवेंट के नाम पे लाखों रुपए लुटाना पसंद है, इसलिए अब कैबिनेट की बैठक चिंतन के नाम पे पचमढ़ी में हो रही है। हमने जब भी सवाल उठाए थे, क्या भोपाल के शासकीय भवनों में बैठक नहीं हो सकती, वल्लभ भवन में बैठक नहीं हो सकती? क्या कारण है कि करोड़ों रुपए लुटाए जा रहे हैं? क्योंकि उसके पीछे कारण है कि इनको टूरिज्म करना है, इनको पर्यटन करना है, इनको इवेंट करना है। और कहने को तो बातें की गई थी कि पचमढ़ी में जाके चिंतन करेंगे, लेकिन सुबह से ही इवेंट का काम चालू हो गया है। रात को बस में बैठने का इवेंट चालू हो गया है। सुबह यदि बात करें तो सुबह से चालू हो गया है कि पक्षियों का कलरव सुन रहे हैं, पेपर पढ़ रहे हैं, योग कर रहे हैं, पौधे लगा रहे हैं। तो ये इवेंट पूरा चालू हो गया और ये पूरी बैठक ही इवेंट के कारण हो रही है, क्योंकि इसको इवेंट का रूप देना है। अब सरकार का इवेंट तो सामने आ गया, मंत्रियों का भी इवेंट सामने आ जाए कि सुबह से वो क्या कर रहे हैं, उठे हैं, सोए हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पहन रहे हैं, और सुबह से वो क्या कृत्य कर रहे हैं, सारी चीजें सामने आना चाहिए, तो इवेंट उनका भी पूरा हो जाए। ये सरकार सिर्फ इवेंट आयोजन में सरकारी खजाने को लुटा रही है। पहले भी यदि हनुमंतिया में बैठक हुई, सीओर के रिसोर्ट में, उससे प्रदेश को कुछ हासिल नहीं हुआ, तो इस बैठक से क्या हासिल होगा ये सरकार को बताना चाहिए। और पहले की बैठक भी बेनतीजा साबित हुई है। सिर्फ इवेंट और पर्यटन के नाम पर लाखों रुपए प्रदेश के खजाने से लुटाए जा रहे हैं। कमलेश्वर पटेल का बयान, पचमढ़ी में शिवराज सरकार की कैबिनेट बैठक नहीं बल्कि इवेंट कराने में सरकार मस्त है। प्रदेश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह चौपट हो चुकी है। आर्थिक समस्या से निजात दिलाने के लिए सरकार के पास कोई रोड मैप नहीं है। सीएम शिवराज सिंह चौहान अगर बुलडोजर मामा है तो शराब माफिया, मेडिकल माफियाओं और शिक्षा माफियाओं पर कार्रवाई करें। अगर सरकार प्रदेश की बदहाली को लेकर पचमढ़ी में चिंतन कर रही है तो सरकार 2 दिन में बेरोजगारी को लेकर भी कोई मंथन करके दिखाए। मध्य प्रदेश सरकार वन विहार करने पचमढ़ी गई है, चिंतन मनन करने, अमृत लाने वाले हैं। ये विस्वान कौन करेगा? एक तो ये विषय है कि बड़े मन बेमन से सारे मंत्री बस में बैठ के गए हैं और सरकारी अमला, सरकारी सभी मंत्रियों की गाड़ी, पूरा रिसोर्स, हजारों 1,000 करोड़ रुपए तो खर्चा कर देंगे इसी तरह के इवेंट में।
पर प्रदेश की जनता को क्या मिलेगा, ये चिंतन का विषय है। एक तरफ 2 वर्ष जो अभी झूठ फरेब करके धोखाधड़ी करके जो सरकार बनाई, उन्नति और प्रगति की सरकार बता रही भाजपा, तो 13 साल में क्या किया? 3-13 किया था क्या? उसका भी तो बताएं कि 15 साल का कार्यकाल हुआ ना शिवराज सिंह जी का, तो 13 साल में क्या किया था? व्यापम घोटाला, डंपर घोटाला, कौन कौन से घोटाला नहीं हुए? पेंशन घोटाला, सिंहस्थ घोटालों की तो भनवार है। और आज मध्य प्रदेश का युवा बेरोजगार, शिक्षित, परेशान है। आज हमने मांग की है मध्य प्रदेश सरकार से कि आप 2 दिन वहाँ पर योग कर रहे हैं, चिंतन मनन कर रहे हैं, हो सकता है आप लोगों का दिमाग थोड़ा वहाँ ठंडा हो जाए, थोड़ा अच्छे दिमाग से सोचें। जो शिक्षित बेरोजगार सरकारी नौकरियों के लिए परीक्षा सरकार द्वारा आयोजित की जाती है, ऐसे बेरोजगारों को मध्य प्रदेश सरकार निःशुल्क परीक्षा आयोजित करे, उनसे किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं ले। और परीक्षार्थी जब परीक्षा देने जिस भी सेंटर में, जिस भी जिले में जाता है, उसका व्यय सरकार वहन करे। ऐसी अगर व्यवस्था इस कैबिनेट में मध्य प्रदेश की सरकार करके आती है तो हम समझेंगे, कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये मांग है, तब हम समझेंगे कि आप बेरोजगारों के हितैषी हैं। क्योंकि मध्य प्रदेश में ही नहीं, पूरे देश में कोरोना में लोगों की अर्थव्यवस्था चौपट हो गई। छोटे छोटे उद्योग धंधे, दुकान से लेके खेती किसानी से लेके हर व्यक्ति परेशान रहा है 2 वर्षों में। और इस परेशानी की वजह से आज लोगों के पास खाने के लिए महंगाई की वजह से लाले पड़े हुए हैं। और ऐसे में अगर शिक्षित बेरोजगारों को सरकार इतनी भी राहत नहीं देती है तो ये बहुत चिंता का विषय है। इससे समझ में आता है कि आपका चिंतन सिर्फ अपने लिए है, स्वयं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए है, मध्य प्रदेश के बेरोजगारों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए नहीं है। मध्य प्रदेश में शैक्षणिक व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। मध्य प्रदेश में 35,000 से ज़्यादा स्कूलें बंद करने का काम इसी सरकार ने किया है। अब सीएम राइज स्कूल खोलने के नाम पे 7,000 करोड़ रुपए मध्य प्रदेश सरकार व्यय करने जा रही है, जबकि पहले से ही हर ब्लॉक मुख्यालय में मॉडल स्कूल है, भव्य भवन है। अगर उसी को अपग्रेड करते तो ज़्यादा अच्छा रहता। और जो पुरानी स्कूलें हर गांव में भवन है, वहाँ शिक्षक की व्यवस्था करते, वहाँ अगर सारी व्यवस्थाएं आप सुनियोजित करते तो आज जो गांव के बच्चे लाखों की संख्या में स्कूल छोड़ के जा रहे हैं, शायद ये स्थिति पैदा नहीं होती। और दूसरी तरफ हमारे यहीं पे शिक्षक। आज राजधानी भोपाल में अतिथि विद्वान नियमितीकरण संघर्ष मोर्चा मध्य प्रदेश के पदाधिकारियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, जिसमें मीडिया के माध्यम से सरकार से नियमितीकरण की मांग की गई। पदाधिकारियों ने बताया कि 20 से 25 सालों से महाविद्यालयों में अतिथि विद्वान के रूप में कार्य कर रहे हैं, पर नियमिती नहीं दी जा रही है। साथ ही कहा कि जब एक वकील 10 साल प्रैक्टिस करके जज बनता है, चुनाव में हारे सांसदों को राज्यसभा में पीछे के दरवाजे से एंट्री देकर मंत्री बना दिया जाता है, तो हम अतिथि विद्वानों को यूजीसी के नॉर्म्स पर क्यों नहीं पूरा करते और 20 से 25 साल का अध्यापन का अनुभव रखते हैं, तो हम फिर उसी पद पर नियमिती क्यों नहीं मिल रही है। मैं डॉक्टर सुरजीत सिंह भदौरिया, अध्यक्ष अतिथि विद्वान नियमितीकरण संघर्ष मोर्चा। बताएं सर, क्या पदयात्रा हमें इसलिए निकालने पर मजबूर हो रहा है क्योंकि हम तीन ये चौथी पदयात्रा है। बीजेपी की एक पदयात्रा जो अपन ने निकाली थी कांग्रेस के समय, 3 पदयात्रा ये बीजेपी के समय, तीसरी पदयात्रा है ये बीजेपी के समय। आदरणीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी विपक्ष में रहते हुए 16 दिसंबर 2019 को हमारे धरना स्थल पर शाहजहानी पार्क भोपाल में आए थे, जब हमारा 5 महीने धरना चला था। उसमें आकर आदरणीय विपक्ष में रहते हुए मुख्यमंत्री जी ने बोला था कि तत्कालीन सरकार के लिए कि कमलनाथ जी इनकी मांगें जायज़ हैं, इन्हें जल्द से जल्द पूरा किया जाए, नहीं इनकी हाय आपकी सरकार को ले डूबेगी। और इनको ये कहीं इधर से उधर से उठा के नहीं बना दिए गए हैं अतिथि विद्वान। इनकी जो नियुक्ति होती है पूरी पारदर्शिता के तहत होती है, ये मेरिट के हिसाब से ही बनाए जाते हैं, पूरे यूजीसी के नॉर्म फॉलो करते हैं। और जब तक इनका, क्योंकि खाली पदों पर इनकी नियुक्ति कर दें, ये उन्होंने तमाम ट्वीट भी किए थे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने। और ये आदरणीय सिंधिया जी ने टीकमगढ़ की सभा में बोला था
कि अतिथि विद्वानों को अगर नियमित नहीं किया गया तो इनके साथ में सिंधिया सड़कों पर उतरेगा और इनकी ढाल भी बनेंगे, इनकी तलवार भी बनेंगे। लेकिन आदरणीय सिंधिया जी महाराज साहब, आप तो मंत्री बन गए, राज्यसभा सांसद बन गए जाके, लेकिन अतिथि विद्वान अभी भी सड़कों पर ही हैं। और आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आपके द्वारा 2 साल हो गए आपकी सरकार को बने हुए, आपने अभी तक एक भी बार अतिथि विद्वानों के लिए कुछ नहीं किया। आपकी सरकार मतलब दोबारा से हमें तीसरी बार हमें पदयात्रा करने के लिए सोचना पड़ रहा है, क्योंकि आप हमारी मांगे सुन ही नहीं रहे। आप मंत्री जी बोल रहे हैं पीएफसी के लिए, इस उम्र में 55 साल की उम्र में हम पीएफसी कहाँ से कर लेंगे? अगर पीएफसी करानी है तो आप विभागीय पीएफसी करा दो, विभागीय पीएफसी हम देने के लिए तैयार हैं। लेकिन ये ऐसा नहीं होता है। आपको अदर दूसरे राज्यों के अगर उम्मीदवारों को अगर मध्य प्रदेश में नौकरी देना है, मध्य प्रदेश के उम्मीदवारों को अगर बेरोजगार करना है तो वो आपके ऊपर है, क्योंकि आपकी सरकार है, आप कुछ भी कर सकते हैं। आगे की रणनीति यही है कि सरकार को जगाने के लिए, आदरणीय मुख्यमंत्री जी के पास अपना संदेश पहुंचाने के लिए हमें पदयात्रा करनी पड़ रही है, जो हम गणेश जी भगवान मंदिर से सीहोर से करेंगे, भोपाल आएंगे। उसमें रहेंगे पूरे मध्य प्रदेश के रहेंगे, परिवार भी रहेगा, बच्चे भी रहेंगे, सभी रोका जाता है पदयात्रा में तो वहीं पे हम बैठेंगे, वहीं पे बैठेंगे। लेकिन हम हटेंगे जब तक नहीं, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं की जाएंगी। जो आदरणीय मुख्यमंत्री, जहां पूरे देश में महंगाई अपनी चरम सीमा पर है पहुंच चुकी है, वहीं मध्य प्रदेश सरकार के चौथे कार्यकाल को दूसरे वर्ष भी संपन्न हुआ है। वहीं बीजेपी नेता अपने कार्यकाल को आम नागरिकों के हित के लिए किए गए निर्णय को गिनाने में जुटे हुए हैं। जबलपुर पहुंची भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री कविता पाटीदार ने जमकर अपनी सरकार की तारीफ की। अपने मुंह से मियां मिट्ठू की तर्ज पर एक पत्रकार वार्ता के माध्यम से की गई, जहां महंगाई की मार से प्रदेश सरकार आम नागरिकों को राहत देने में किसी भी प्रकार का कार्य नहीं कर रही है, बल्कि महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। ऐसे में बीजेपी नेताओं द्वारा अपनी सरकार को जनता के लिए हितैषी बताया जा रहा है। वहीं महंगाई के सवाल पर बीजेपी सरकार के नेता जबकि देने से कतराते ही नजर आते हैं। वहीं जबलपुर पहुंची प्रदेश महामंत्री कविता पाटीदार का कहना है कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जनता के हित के लिए कई बड़े निर्णय लिए गए हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा तैयार रहती है और हम सिर्फ चुनाव आते हैं तभी ये बात करते हैं, ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमेशा से ही मध्य प्रदेश की जनता के प्रति प्रतिबद्ध थी और वो अपने वादों को पूरा करना और प्रदेश की जनता के विकास के लिए हमेशा प्रतिबद्ध थी और वो उसी पर वो काम करती है। तो मध्य प्रदेश के चौथे कार्यकाल के माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में सफलतम 2 वर्ष पूर्ण हुए हैं। उसके उपलक्ष्य में ये प्रेस वार्ता थी, जिसके माध्यम से मध्य प्रदेश के विकास और मध्य प्रदेश की तस्वीर को माननीय शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में जो मध्य प्रदेश में योजनाएं हुई है, जैसा विकास हुआ, उसके लिए हम आप लोगों के सामने ये आंकड़े और सभी विषयों को हमने रखा है। सभी बातों का जिक्र है, महंगाई का कहीं जिक्र नहीं है। देखिए, महंगाई रोकने के लिए या महंगाई रोकना, जो पूर्व में कांग्रेस की सरकार थी उनके नेता तो बोलते थे कि गरीब ने 2 वक्त का खाना शुरू कर दिया, इसलिए महंगाई बढ़ गई। महंगाई को रोकने का काम, महंगाई को, भ्रष्टाचार को रोकने का काम अगर किसी ने किया है तो वो भारतीय जनता पार्टी ने किया है, माननीय मोदी जी ने किया है, माननीय शिवराज सिंह जी ने किया है। कुछ नेता पहले कहते थे कि 1 रुपया भेजते तो नीचे आकर 15 पैसा ही पहुंचता है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जिन्होंने खाते खुलवा कर जो हमारे हितग्राही है उनके खाते में अगर 1 रुपया भेजते तो 1 रुपया पहुंचता है। महंगाई रोकने का, भ्रष्टाचार को खत्म करने का, व्यवस्थाएं देने का, विकास का, योजनाओं का सब कार्य जो किया है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया, माननीय शिवराज सिंह जी ने किया। बहुत बहुत धन्यवाद। रांची के शासकीय ज्ञानोदय आवासीय विद्यालय में 7 मार्च को रात 3 बजे छात्राओं के आवास में 3 छात्रों ने घुसने और छेड़छाड़ के मामले में 20 दिन बीत जाने के बाद भी किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गई। महज घटना वाले रात में ड्यूटी में तैनात 3 प्राइवेट गार्ड्स को कार्यमुक्त करते हुए खाना पूर्ति करने हेतु पूरे मामले को दबाने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि 7 मार्च की घटना होने के बावजूद 17 मार्च को पुलिस थाने में इसकी महज सूचना दी गई। वहीं जानकारी के अनुसार अब तक महज जांच के नाम पर प्रतिवेदन और जांच समिति गठित करते हुए सिर्फ जांच की बात सामने आ रही है, जबकि घटना के समय दोनों छात्रावास में अधीक्षक मौजूद थे।
जिसके रात में हुई घटना की तत्काल जानकारी ली गई, लेकिन उसके द्वारा इस घटना को लेकर थाने में सूचना नहीं किया गया। सर 7 तारीख को रात में 2 बजे जो घटना हुई थी, जो छात्र बसे थे कन्या छात्रावास में, उस पर क्या कार्रवाई की गई है अब तक? 7 तारीख को मैं सर यहाँ पे नहीं था। मैं संभागीय उपायुक्त अनुसूचित जाति जनजाति जबलपुर संभाग जबलपुर श्री SR भारती के द्वारा नोट शीट पे उसका अनुमोदन लेकर के आदेश लेके उनके आदेश के परिपालन में मैं भोपाल गया था। भोपाल से मैंने 6वीं की प्रवेश परीक्षा की गोपनीय सामग्री प्राप्त की थी, क्योंकि उसमें आदेश में स्पष्ट उल्लेख था कि पृष्ठ पत्र केवल द्वितीय श्रेणी राजपत्र अधिकारी को प्रदाय किए जाएंगे, अन्य व्यक्ति को यहाँ पर ना भेजा जाए। तो ऐसी स्थिति में हमारे यहाँ केवल 2 ही राजपत्र अधिकारी हैं, एक तो मैं हूँ और दूसरा भावना विश्वकर्मा केमिस्ट्री की हैं। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप भावना विश्वकर्मा की भी स्टेटमेंट इसमें जोड़ें, क्योंकि मैं उस समय नहीं था, प्रभार में वो थी। घटना स्थल पर क्या घटना घटी उनको भी मैंने लेटर जारी किया है और उनकी भी स्टेटमेंट संभागीय उपायुक्त और AC कार्यालय के द्वारा चिट्ठी जारी की गई थी, लेकिन वो वहाँ नहीं पहुँच पाई, तो वो उनके कहना चाहिए स्टेटमेंट अभी अप्राप्त हैं। अब हमने जो अपनी जांच की है, हमने उसमें ये पाया है कि जो बच्चे वहाँ से निकले हैं, 3 बच्चे, शिवम साकेत है और वीरेंद्र झारिया है, 3 बच्चे हैं, और ये तीनों बच्चे पीछे की दीवार कूद करके और कन्या छात्रावास में प्रवेश कर रहे हैं। और कन्या छात्रावास में इनने हमारे कार्यालय द्वारा पूर्व प्राचार्यों द्वारा सहायक आयुक्त आदिवासी विकास में ये जो बच्चे जहाँ से भागते हैं उसका लिखित पत्र कई बार दिया है, मौखिक रूप में भी उनसे निवेदन किया है कि सर जब भी हमारे यहाँ कोई घटना घटती तो हम लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। हम आपसे निवेदन है कि जहाँ जहाँ छोटी मोटी बच्चे भागने की वाली घटनाएं हैं उन पर आप तुरंत कार्रवाई कर उसको ठीक कर दें, ताकि घटना की पुनरावृत्ति ना हो। सर मेरा ये कहना है कि जब आप लौट के आए, हाँ, आपको ये घटना के बारे में जानकारी नहीं, तो क्या आपने इस पर कार्रवाई की और इसकी आपने कब थाने में जो है वो शिकायत दर्ज करवाई, किस तारीख? हमने जैसे हम यहाँ 9 तारीख को लौट के आए तो उस दिन केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल था, और केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल हमने कहा एक बच्चों का ये प्रैक्टिकल नहीं कराएंगे हम तो बच्चों का परीक्षा पर प्रभावित हो सकता है। ऐसी स्थिति में हमने सबसे पहले बच्चों का प्रैक्टिकल हो जाए, प्रैक्टिकल जब बच्चों का हो गया, प्रैक्टिकल होने के बाद में हमने अपडेट हमें देखना पड़ेगी इसमें क्या तारीख की पुलिस को सूचना दी है। सर उनका कहना ये है कि इतनी बड़ी घटना हो गई नाबालिग छात्रों के साथ, आपके द्वारा संबंधित अधिकारियों को सूचना देने के पश्चात FIR की गई या नहीं की गई? 17/3/2022 को हमने FIR की है नहीं की आपके द्वारा? FIR के लिए तो बच्चे यहाँ थी नहीं, बच्चे चले गए थे घर अपने। FIR ना करने का क्या कारण था सर? नहीं, FIR की पुलिस को सूचना दे दी है। सूचना नहीं सर, इसमें FIR हुई, बहुत बड़ी घटना हुई, नाबालिग बच्चों के साथ छेड़छाड़ी। चलिए ठीक है, अगर आप इसमें पुलिस की सूचना नहीं मान रहे हैं, आपस उसकी पुलिस की सूचना की कॉपी 17 तारीख को हमने सूचना दे दी है। कब दी थी आपने? हाँ हमने 17 और घटना तो 7 तारीख की नहीं, तो आप उसमें सही चीज प्राप्त कर लें फिर तो अपन उसकी सूचना नहीं, लेकिन घटना तो घटी। अरे भाई सही तो मिल जाए, घटना तो गड़ गई मालूम है। 17 तारीख को हमने दी है सूचना। सर मतलब 10 दिन बाद सूचना देना नहीं, उसमें, क्योंकि FIR करने पर वापस नहीं ले सकते, इसलिए जो व्यक्ति दोषी उसकी FIR करनी है। फिलहाल आज की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।